जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूं, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आप लोग इसमें से सॉल्व कर पाते हो। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई कहता है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो आप लोग याद रखोगे बिस्मार्क की थी, ठीक है। और जर्मनी का तानाशाह आपको पता है, हिटलर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या प्रश्न कहता है, और ये तीन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग तैयार जरूर कर लेना, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कहता है दूसरे नंबर का, चौरा चौरी की घटना का क्या परिणाम हुआ। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। गांधी जी ने वहां पर असहयोग आंदोलन चलाया था जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ, है ना। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। आप जानते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। जलियांवाला बाग अमृतसर में, है ना, उपस्थित है पंजाब में। तो वहां पर क्या हुआ कि ये सब चीजें हुई, लेकिन चौरा चौरी की घटना एक घटित हो जाती है। यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे पुलिस वालों को भीड़ ने जिंदा जला दिया था, जिससे गांधी जी दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बबुआ। तो ये चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। क्या पढ़ोगे यहाँ पर बबुआ, पढ़ोगे आप लोग कि भाई असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन में व्यापक जन समर्थन मिला। व्यापक मतलब बहुत ज्यादा जन समर्थन मिला था, लोगों का समर्थन मिला था, है ना। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये याद रखोगे क्योंकि आगे क्वेश्चन मिलेगा बहुविकल्पी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बबुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। तो जल्दी से बताइए। याद रखना 1878 ईस्वी में, ठीक है। बस ये याद करने वाले क्वेश्चन है ना, ज्यादा इतिहास के बारे में आप ना जाओ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है बबुआ। तो यह हो था क्या, वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था। तो यहाँ पर क्या है, इस एक्ट का मकसद था स्थानीय प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखना। अंग्रेज क्या चाहते थे, जो भी प्रेस थे, आज जैसे मीडिया में सरकार कंट्रोल रख रही है, आपको पता है गोदी मीडिया लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि चिंगारी कहीं ना कहीं तो है। चाहे वो अंजना हो, मोदी जी हो, है ना, क्या करती हैं, सरकार को डिफेंड करती रहती हैं, जनता के सवाल जो है नहीं पूछती हैं, और जनता को हमेशा दबाए रहती हैं। भाई जनता के सवाल जो है देश लेवल तक नहीं कर पाते। आज की मीडिया का हालत आप जानते हो, है ना। तो क्या है, इसी तरीके से अंग्रेजों ने भी किया था कि भाई क्या किया कि स्थानीय प्रेस को क्या है दबाने के लिए, वहां पर क्या है नियंत्रण लगाने के लिए क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया था। इसका मकसद था ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले और राष्ट्रवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाले लेखन को दबाना, है ना। तो भाई जो भी लोग थे राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करते थे अपने देश के लिए, तो वो क्या करते थे कि दबाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया गया 1878 ईस्वी को, ठीक है। जैसे आज की गोदी मीडिया कर रही है ना, ऐसे ही, है ना, कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार भी आज कुछ कम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है बबुआ यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था। कार्न कानून मतलब, कार्न मतलब होता है मक्का, तो मक्के के ऊपर एक कानून बना था, उसको क्यों समाप्त किया गया। कृषि उत्पादकों में वृद्धि या अधिकता, आप बताओगे, या फिर जनसंख्या में वृद्धि के कारण, या कारण आयात पर नियंत्रण के लिए उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो क्या था यहाँ पर, तो उद्योगपति और शहरी लोगों ने विरोध किया था। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे हमारा आता है बबुआ, तो ये आप पढ़ लेना, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, तो ले लो जल्दी से, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। इस कानून को क्या हुआ कि 1815 में लागू किया गया था ब्रिटेन में, है ना। ये 1815 में लागू हुआ था कार्न जो लॉ है। और उसके बाद क्या, ब्रिटेन में कार्न लॉ लागू करने का मुख्य कारण था कि घरेलू अनाज की कीमतों ऊंची बनी रहें और ब्रिटिश किसानों को फायदा हो। इन कानून के जरिए सरकार ने आयातित अनाज पर शुल्क लगाकर स्थानीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की कोशिश की थी। जैसे कि आज जो है ना, जो भी है एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है सरकार के द्वारा, है ना, अपने देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, व्यापार को आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का क्या है भैया, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था, बताओ जल्दी से। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं बबुआ। आगे क्या आता है यहाँ पर, छठवां क्वेश्चन कहता है कि भैया निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। तो बताइए किसके साथ साझा है, तो लग्जमबर्ग के साथ, याद रखोगे, लग्जमबर्ग के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है बबुआ, अगला क्वेश्चन कहता है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, शिक्षा या फिर कृषि या विदेश कार्य? संघ सूची, संघ सूची समझ रहे हो? संघ मतलब केंद्र, यानी जिस पर डायरेक्टली नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, है ना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? व्यापार को तो भाई राज्य सरकार देखती है, शिक्षा को भी मैंने बताया राज्य सरकार देखती है, कृषि को भी राज्य सरकार देखती है, तो विदेश कार्य है ना केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। विदेश मंत्री होते हैं ना हमारे देश में, तो विदेश कार्य हो जाएगा। जयशंकर हैं, है ना, यस जयशंकर विदेश मंत्री हमारे देश के अभी वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या आता है? आगे 8वां क्वेश्चन है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। स्थानीय निकायों में या लोकसभा में या राज्यसभा में या राज्य विधानसभा में? तो बताइए जल्दी से, किस में किया गया था? तो स्थानीय निकायों में। आप एक चीज देखना, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, है ना, जो ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, उसमें महिला सीट आती है ना। महिला सीट क्यों आती है? क्योंकि ताकि महिलाओं की भागीदारी जो है सरकार पर बनी रहे, स्थानीय सरकार पर, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, स्थानीय निकायों में। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना, समझ में आया? आगे हमारा क्या आता है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आगे हमारा क्या आता है? 9वां क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है भैया? विपक्षी दल, है ना, विपक्ष का मतलब क्या है? बीजेपी तो इस समय क्या है? सरकार में है ना, सरकार में है बीजेपी। तो प्रमुख विपक्षी दल इस समय है समाजवादी पार्टी। और भी देशों का पूछ सकता है, बिहार का पूछ सकता है। तो याद रखोगे, विपक्ष का मतलब होता है जो सरकार में ना हो, सरकार के ऊपर नजर रखे। जो सरकार में है वो पक्ष होता है, विपक्ष का मतलब होता है जो सरकार का अपोजिशन हो, जो हार जाती है, मतलब लड़ते हैं जब, है ना, एक जीतता है एक हारता है, तो जो अपोजिशन का मतलब जो हार जाता है। समझ में आया? तो ये याद रखोगे, ठीक है। बीजेपी इस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, सरकार में है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी की सरकार बिहार में भी है ना। तो वहाँ पर प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? जनता, जेडीयू, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे 10वां है आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ये बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है ना, ये संविधान में लिखा हुआ है, ये भी सही बात है। ए और बी दोनों, ये भी सही बात है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों, ठीक है। तो याद रखोगे मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? ये देखो आ गया ना। और ये देखो, ये क्वेश्चन 20-20 जो मैं बता रहा हूँ, ये एक सेट के मैं उठा रहा हूँ, एक सेट के मैं सभी क्वेश्चन आपको बता दूंगा, दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। तो ये एक सेट है, ठीक है, याद रखोगे। प्रीवियस ईयर का पेपर है आप कह सकते हो, और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? बताइए जल्दी से। तो बॉक्साइट, जस्ता, जिंक, ये तो भाई धातु खुद है। अभ्रक, मैग्नीज, Mn, ये तो खुद एक धातु है। तो बॉक्साइट या फिर अभ्रक हो सकता है। अब आप बताइए, तो यहाँ पर आपका अभ्रक हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम आप कह सकते हो, एल्यूमिनियम के लिए होता है, तो अभ्रक आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे आता है मेरा 12वां क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइए जल्दी से। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में, ठीक है। और सूचना का अधिकार अधिनियम को क्या बोला जाता है बबुआ? RTI बोला जाता है अंग्रेजी में। तो RTI भी बोल सकता है। RTI का मतलब क्या होता है बबुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है बबुआ, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं बबुआ, इसका मतलब क्या है कि सरकार जो भी नीतियां बनाती है, पैसे कहाँ खर्च कर रही है, हम सवाल कर सकते हैं, है ना। RTI डाक खाने से लगाया जाता है, लेकिन वो बात अलग है कि जो भी RTI लगाता है वो जिंदा नहीं बचता अपने देश में है ना। डरवा नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी है। धमकियाँ आने लगती हैं क्योंकि RTI में बहुत बड़ी पावर होती है सही में। आप अपने ग्राम प्रधान की पूरी जांच करवा सकते हो कि भाई, जैसे ग्राम प्रधान ने बोल दिया भैया यहाँ पर रोड बनी है, ऑन कागज बन गई, अब आपने देखा कि रोड नहीं बनी, RTI के जरिए सवाल करिए और SDM के पास पत्र लिखिए, DM के पास लिखिए कि भाई यहाँ पर रोड नहीं बनी, ग्राम प्रधान ने बोला है बनी है। ग्राम प्रधान के ऊपर जांच बैठ जाएगी, तो ग्राम प्रधान दबाव नहीं डालेगा ना। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे हमारा क्या आता है बबुआ? आगे हमारा आता है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? बताइए। परंपरागत, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला या फिर पवन ऊर्जा? तो परंपरागत संसाधन का मतलब है, और गैर परंपरागत दो होते हैं। तो परंपरागत का मतलब है कि भाई ऐसे संसाधन जिसका हम उपयोग तो करते हैं लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं हैं,
मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, हमेशा के लिए नहीं है। चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, यानी जीवाश्म ईंधन आप कह सकते हो इनको। क्या है? जीवाश्म ईंधन, है ना। तो ईंधन ये हुआ जीवाश्म ईंधन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवों के अपघटित होकर ही ये लोग बने हैं सब, है ना, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, ये तो हमेशा रहने वाली ऊर्जा है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है बबुआ? 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या चतुर्थक क्षेत्रक? तो यहाँ पर कृषि आ गया, यानी भूमि से संबंधित है, यानी प्रकृति से संबंधित है ना। तो प्राकृतिक स्रोत जितने भी होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है, मतलब कि जैसे अनाज से हमने कुछ बिजनेस करके चॉकलेट बना दिया और उसको बेच रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट अच्छे अच्छे बना दिया कई चीज़ें मिला करके, तो वो बिजनेस के अंतर्गत यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसको आप बिजनेस कह सकते हो, यानी उद्योग कह सकते हो, है ना। उद्योग बनाते हैं कंपनियां जो भी है ना। उसके बाद तृतीय क्षेत्रक हम लोग हैं, जैसे आप लोगों को हम शिक्षा दे रहे हैं, एक सर्विस सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको, ना तो कोई चीज़ दे रहे हैं ना कुछ, आप लोगों को केवल सिखा रहे हैं, है ना। आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो करो जल्दी से मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। आगे क्या होता है? 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दैनिक कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, ये तो संगठित क्षेत्रक हैं, सरकार के नज़र में रहते ही हैं भाई, है ना। बैंक मैनेजर, सैनिक, है ना, राजपत्रित अधिकारी, ये सब होते ही हैं। तो यहाँ पर दैनिक कृषि मजदूर, इसका मतलब क्या? ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अभी ई श्रम कार्ड बना था, है ना, वो इन्हीं को एकत्रित करने के लिए सरकार के पास इन्फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन होड़ होड़ में सभी लोगों ने बनवा लिया। तो अपने देश में वही होता है भाई, फ्री में कुछ भी मिले ले लो, है ना। तो ये चीज़ है। तो दैनिक कृषि मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड था, लेकिन सब लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ याद रखोगे, दैनिक कृषि क्षेत्र, क्योंकि सरकार के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई पहचान इसकी नहीं होती है। आगे होता है हमारा 16 नंबर, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बताइए जल्दी से, क्या पाया जाता है? यूरेनियम, है ना। यूरेनियम से तो भैया क्या है? परमाणु ऊर्जा, परमाणु विखंडन होता है, बिजली बनती है, और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। कोयला आप पता है बिजली बनती है। थोरियम ये भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। तो ये वाला आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़े, खनिज तेल होगा नहीं। आगे हमारा 17 है ना। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? स्लाइड थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। 17 कहता है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति 2019 के मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, श्रीलंका, नेपाल। ये तो भिखमंगा है, ये तो छोड़ो, भारत से अच्छा हो ही नहीं सकता। तो क्या है? बांग्लादेश ये भी नहीं है, नेपाल ये वाला, श्रीलंका है, ठीक है, याद रखोगे। आगे आता है हमारा बबुआ 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? आर्थिक उदारीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत कब हुआ? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, कब हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा राव एक एक्ट लाए थे 1991 ईस्वी में, है ना, ताकि हमारा जो बाज़ार को खोल दिए, ओपन कर दिए कि भाई कोई भी विदेशी कंपनी भी यहाँ आ सकती है, व्यापार कर सकती है, और हम लोग भी अपने सामान को विदेशों में बेच सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हुई। आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है यहाँ पर बबुआ 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्या कहता है बबुआ? कहता है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। मैं बता रहा हूँ ना, प्राकृतिक से कुछ भी रिलेटेड आ जाए, चाहे मछली पालन हो, गऊ पालन हो, बकरी पालन हो, सुअर पालन हो, भेड़ पालन हो, कुछ हो, जिसको नेचर दे रहा है, प्रकृति दे रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊँगा। तृतीय क्षेत्र का आपको मैंने बता दिया, ये बिजनेस करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, और ये लोग सर्विस यानी सेवा प्रोवाइड करते हैं, तृतीय क्षेत्र का। आगे आपका क्या आता है बबुआ? 20वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? बताओ। मोटे अनाज, ज्वार, दालें या फिर चावल, फलीदार फसल कौन सा है? यानी फल देता है। फल का मतलब क्या है समझ रहे हो? पहले फूल आता है, उसके बाद फल आता है, उसको फलीदार फसल बोलते हैं। तो क्या मोटे अनाज जितने भी हैं, गेहूँ, बाजरा, इनमें फूल आता है फिर फल आता है? नहीं, डायरेक्ट फल आता है। ज्वार भी नहीं। दालें जो है, दाल आप देखोगे जितने भी चना होता है पहले फूल देता है फिर फल लगता है। चाहे अरहर की दाल ले लो, मूंग दाल ले लो, पहले फूल लगता है फिर फल लगता है ना। ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ें तो आगे आपका ख़त्म हो जाता है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, और ये सेटअप कैसा लग रहा है, क्वालिटी कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में मेरे प्यारे भाई। लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, तो आप ले सकते हो। बाकी फ्री में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर के सारे सेट के पेपर PYQs है ना, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, तो आप जा करके ले लेना, ठीक है। ये है ना, चाहे 12th में हो चाहे 10th में हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्कार, है ना, पढ़ते रहना।